दोस्तों, आज पेश है इंस्पेक्टर मनोज और मौत का उपहार। ये कवर चित्र है दोस्तों। दोस्तों, ये जिंदा मौत की कहानी है। इससे अगली ही कॉमिक्स है। कुछ ही मिनट यूं ही बीत गए। इस तरफ दूसरी ओर से कोई फायर नहीं हुआ। इस खामोशी का क्या अर्थ लगाया जाए सर? वह इस ताक में है कि जब हम पेट की ओर से बाहर निकलें तो हमारी खोपड़ी में सुराख कर सके। कहीं ऐसा ना हो सर, हम यहाँ छुपे बैठे रहें और वह भाई साहब फरार हो जाए। हूँ, कभी कभी तुम अक्लमंदी की बात करते हो हवलदार। आप ही का असिस्टेंट हूँ सर। जो भी सीखा है आपसे ही सीखा है। तभी सर, वो देखिए, वो भाग रहा है। दोनों ने फायर किए। वो निकल गया, मगर देर हो चुकी थी। हमें इसका पीछा करना चाहिए सर। बेकार है। जब हम द्वीप तक पहुंचेंगे वह कहीं का कहीं निकल चुका होगा। वैसे यह रास्ता काफी सरसरा है, जीप न जा सकेगी। ओह, कितना चतुर था वह। कदाचित वह विनोद ही था। और वायरलेस सेट पर पुलिस हेडक्वार्टर को सूचित कर गश्ती वाहनों को अजनबी मोटरसाइकिल पर सवार के बारे में सूचना दे इंस्पेक्टर मनोज हवलदार उस स्थान पर पहुंचे जहाँ कुछ देर पहले अजनबी गोली चलाई थी। आप क्या ढूंढ रहे हैं सर? कोई ऐसा सूत्र जिसे फरार अजनबी की शिनाख्त में सिद्ध हो सके कि तुमने जो देखा है, शायद कोई ऐसी वस्तु मिल जाए। तभी, अरे यह क्या पर्स लगता है। वीर बहादुर ने पर्स खोला। यह देखिए, विनोद का पर्स, उसकी फोटो भी है। अब तो यह बात निश्चित हो चुकी, वह भागने वाला अजनबी विनोद ही था शायद। चलो अब चलते हैं, यहाँ रुकना बेकार है। इन सब अपराधों का मास्टरमाइंड, मुख्य सरगना विनोद ही है। आज हमें उसके खिलाफ दो सबूत एक साथ मिले हैं। पहला, जीप में पड़ा यह ड्राइविंग लाइसेंस। दूसरा, उसका पर्स। अब किसी प्रकार संदेह की गुंजाइश नहीं रह गई सर। नहीं, तुम उल्टा सोच रहे हो। वीर बहादुर विनोद का इन तमाम हत्याओं से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। इन सबूतों के मिलने के पश्चात भी। जीप स्टार्ट करो। इन संबंध में मैं तुम्हें पुलिस हेडक्वार्टर में जाकर समझाऊंगा। हेडक्वार्टर पहुंचकर उन्हें वर्दियां पहन ली और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ यह अपराधी विनोद नहीं हो सकता। जब तक हुई वो घटनाएं यही सिद्ध करती हैं कि अपराधी बेहद चालाक है। उसका आपराधिक स्तर बहुत ऊंचा है और वह अपने षड्यंत्र में बेहद कुशलता से पूरे नापतोल के साथ रचता है। ऐसे स्तर के अपराधी एक स्थान पर अपने खिलाफ दो ऐसे सबूत छोड़ जाए जो सीधा फांसी के फंदे तक पहुंचा दे, जस्ता नहीं। मगर इत्तेफाक भी हो सकता है सर। इत्तेफाक में एक निशानी छूट सकती है, मगर एक साथ दो नहीं। इतना तो स्पष्ट है कि यह सब अपराध दौलत के लिए किए जा रहे हैं, जबकि दौलत विनोद के पास इतनी है कि 7 पीढ़ियां खुले दिल से लुटाए जब भी समाप्त ना हो। समझा, लेकिन सर पहले इस दृष्टिकोण को क्यों नहीं समझ सका? क्योंकि तुम्हें हवलदार वीर बहादुर हो। तुम्हें केवल वह देखते हुए सोचते हो जो दिखता है और अस्पष्ट होता है। बात तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ी थी। सुनो, सर्वप्रथम तुम्हें यह निश्चित करना होगा कि शंकर, राजू और कालू की हत्या भी इसी श्रृंखला के अंतर्गत हुई है, जिसे आठ अणु वैज्ञानिक, एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक और बाद में सेठ गरीबदास की हत्या हुई। पहले दो विस्फोटक में जिन 9 महान हस्तियों की हत्या हुई, वह मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ऐसी घटनाएं कोई शत्रु देश ही करवा सकता है जिसे भारत की उन्नति से चिढ़ हो। जबकि सेठ गरीबदास की हत्या आपराधिक दौलत न मिल सकने के कारण हुई है, जैसा एक उस पत्र में स्पष्ट था। प्रगति मैदान शहर की मशहूर ठगों की जमघट भी इस बात को प्रमाणित करता है कि एक
बात और भी महत्वपूर्ण है कि ऐसा कौन सा राज था जिसे पुलिस तक पहुंचने की धमकी राजू और शंकर ने विनोद को दी थी। संभवतः नौकर कालू उस राज से वाकिफ हो, इसलिए पुलिस ने उस तक पहुंचने से पहले ही उसका कत्ल कर दिया गया। और उसके अचानक बात समाप्त करते ही इंस्पेक्टर मनोज की ओर बेहद परेशान लग रहा था। अरे ये तो मेरी बात पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे। मैं बेखबर भोंकता रहा। मैंने अभी आपको कभी इस कदर उलझे हुए नहीं देखा सर। सचमुच मैंने अपने पुलिस कैरियर में अपने आप को इस कदर ऐसा बेबस महसूस नहीं किया जितना इस केस में कर रहा हूँ। राखी के बारे में आपका क्या ख्याल है? राखी, उसके बारे में मेरा एकमात्र विचार है कि वह हत्यारे ने उसे किसी उद्देश्य पूर्ति के लिए भाड़े पर लिया होगा और अपना काम पूरा होने पर उसे हमेशा के लिए मार्ग से हटा दिया। राखी शादीशुदा था, उसकी एक सुंदर बीवी भी है। उसके पिता हिंदुस्तान के एक बेहतरीन हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। उसका नाम JP शुक्ला है। अरे यह कैसे संभव हुआ? एक महान वैज्ञानिक डॉक्टर की बेटी एक नामी गुंडे की पत्नी, विचित्र बात है। इस इंसानी ज़िंदगी में इश्क एक ऐसा फ्रेब है। इसी फ्रेब में फंसकर आशा राखी की बीवी उसके दिल दे बैठी और उसने अपने पिता के सख्त विरोध के बाद उस रात की जैसे बदनाम गुंडे से शादी कर ली। और क्या जानते हो आभा के बारे में? एक बार राखी रात भर हवालात में रखा गया। तब तक उसे अपने मुंह से बताया था कि उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा काम किया है। वह उसे नियति अबला 4 बदमाशों से बचाया जो उसकी इज्जत लूटना चाहते थे। उस हादसे में चाकुओं के दर्जनों घाव भी आए थे। कदाचित राखी ने उसी बहादुरी और आभा का दिल मोहब्बत का जज्बा पैदा कर दिया होगा। मेरा ख्याल है उसे आभा से अवश्य मिलना चाहिए। मेरा दिल कहता है कि वह कुछ ना कुछ अवश्य बता सकती है, हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। मेरा भी यही ख्याल है। चलो। जल्द ही राखी के घर पर पहुंचे। बैल बजाते यहाँ समस्त अंधेरा फैला है। लगता है पावर स्टेशन में कुछ गड़बड़ी हो गई है। अभी आई राखी डार्लिंग। अगले ही पल दरवाज़ा खुलने के साथ ही राखी माई लव तुम लौट आई। लेकिन हवलदार बहादुर क्षण भर के लिए बौखला गया, मगर तुरंत ही संभल कर भावेश में आभा द्वारा कही गई बातें लाभप्रद साबित हो सकती है, इसलिए उसने मूर्छा बना खड़ा रहा। राखी, तुम्हारी सौगंध राखी, आज तुम्हारे जाने के पश्चात से ही तुम्हारे लिए बेचैन महसूस कर रही थी। मुझे लगता था जैसे मेरी भारी अनिष्ट होने वाला है तुम्हारे साथ। तुम्हें सुकुशल लौटा देखकर मेरी घबराहट जाती रही। तुमने वादा किया था यह तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी गुनाह होगा। तुम्हें मेरे प्यार की सौगंध अपना वचन निभाना। पूरे 2 मिनट की अवधि में वह अत्यंत भावुक हवलदार बहादुर के सीने से लगी रही। लेकिन जब रोशनी हुई तो तब पुलिस। यस मैडम, पुलिस। मगर राखी कहाँ है? वह तो कुशल तो है ना? लेकिन दोनों खामोश रहे। कुछ बोलो, चुप क्यों हो? यह चुप्पी मेरे लिए ऐसा है, गिरफ्तार हो गया या फरार हो गया, कुछ तो कहो। उसका कत्ल कर दिया मैडम। नहीं, तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते राखी। तुम लौट कर आने का वादा कर गए थे राखी। यह बेहोश हो गई सर। यह राखी से बेहद प्यार करती थी, जाने इसकी मौत का सदमा बर्दाश्त भी कर सकेगी या नहीं। इसे भीतर ले चलो। काफ़ी यत्नों के बाद होश में लाया जा सका। देखिए मिसेज राखी, मैंने आपसे जो कहा वह झूठ था। वास्तव में हुआ बस इतना है कि राखी पुलिस की अपराध करते रंगे हाथों पकड़ा दिया गया है। क्या सच्चाई यही है? ओ थैंक गॉड। इंस्पेक्टर, आपके शब्दों ने मुझे जीवन दान दिया है। ठहरिए, मैं आप लोगों के लिए काफ़ी बना कर लाती हूँ। बैठी रहिए मिसेज राखी, लेकिन आपसे मुझे एक भयानक झूठ
क्यों बोला इंस्पेक्टर? इसलिए कि इराकी राजधानी में हुई दर्जनों ने सिंह हत्याओं में लिप्त माना जा रहा है। अगर यह जुबान खोलता है तो उसके लिए एक सज़ा होगी, सज़ाए मौत। अगर आप इस बारे में कुछ जानती हैं तो हमें हमारी मदद कीजिए। हम वायदा करते हैं राखी को सरकारी गवाह बनाकर साफ बरी करवा देंगे। मैं भला अपराधी के बारे में क्या जानती होंगी? इतना जानती हूँ कि कल विनोद नाम का एक व्यक्ति अवश्य हमारे घर आया था। विनोद? हाँ, अगर मैं गलती नहीं कर रही तो वह अपने आप ना यही नाम बता रहा था। मेरे पति को बताया था। करीब आधे घंटे बाद वह चला गया। उसके जाने के पश्चात मेरे पति बहुत खुश नजर आ रहे थे। मैं शंकित हो उठी। मेरे पूछे जाने पर उन्होंने बताया शहर के कुछ रईसों से दौलत इकट्ठी कर विनोद तक पहुंचानी है। इसके बदले में उसे 5 लाख मिलेंगे। बस, इसके अलावा और कुछ नहीं जानती। बहुत बहुत धन्यवाद। इजाज़त दीजिए, नमस्कार। क्या मैं राखी से मिल सकूंगी? जी नहीं देवी जी, राखी इस समय अपराधी के कत्ल किया है जो आपके कहे अनुसार विनोद था। क्या? जी हाँ आबा जी, आशा है कि इस बार बेहोश न होंगी। आओ हवलदार। धोखेबाज। आबा की प्रतिक्रिया देखे बिना गैर मनोज हवलदार बहादुर के साथ बाहर आ गया। सर, आपका व्यक्तित्व तो भी अजीब है। आपने सब समझ जाओगे प्यारे हवलदार। वह औरत जिस सफाई से झूठ कहानी हमें सुना रही थी उसी समय मुझे तारीफ करनी पड़ेगी। झूठी कहानी? हाँ, तुम बैठो, मुझे एक फ़ोन करना है। हेलो एक्सचेंज, मैं इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। सुनो, टेलीफोन नंबर 221271 पर कॉल आए अथवा कोई कॉल की जाए तो टैप कीजिएगा। ओके इंस्पेक्टर मनोज, धन्यवाद। इसके पश्चात दूसरा निर्देश मनोज ने जीप में लगे वायरलेस हेडक्वार्टर को दिया। हाँ, राम सिंह को तुरंत सिविल ड्रेस में V4 जगत विहार में तैनात कर दिया जाए। वायरलेस उसके पास होनी चाहिए। वह हर समय 10-10 मिनट बाद रिपोर्ट देता रहे। ओवर। सर, आपने आबा को किस आधार पर संदेह किया? केवल उसके चेहरे पर उतर आए भावों के कारण। मुझे लगा कि वह युक्ति झूठ बोलने का जबरदस्त कला है। केवल इसी आधार पर? हाँ, बहुत जल्द सच्चाई का पता चल जाएगा। अब जीप टेलीफोन एक्सचेंज की ओर ले चलो। वैसे मैं जानता हूँ हवलदार वीर बहादुर, तुम मेरी कार्य प्रणाली पर आश्चर्यचकित रह रहे होगे। अगर क्या करूँ, परिस्थितियाँ ही ऐसी है। तुम्हारी सोचों का क्या कोई भी लड़की घर के दरवाजे के बाहर किसी के सीने पर लगकर 2 मिनट तक अनाप शनाप बक सकती है? वह मुझे अपना पति समझ रही थी, इसलिए। हा 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 हा। जबकि तुम्हारे और राखी के शरीर ढांचे में जमीन आसमान का अंतर है। राखी तुमसे कम से कम आधा फीट लंबा और काफ़ी तगड़ा भी है। बेशक वहाँ अंधेरा था, मगर सोचो, क्या एक पत्नी अपने पति के सीने से लगने के पश्चात उसे पहचानेगी नहीं? और वह पूरे 2 मिनट तक। इस दौरान वह बेहद गोपनीय बातें भी करती रही जो किसी बंद कमरे में ही की जा सकती हैं। वो सचमुच बड़ी विचित्र हरकत की उसने। इसका मतलब उसका बेहोश हो जाना भी नाटक था। निसंदेह उसकी योजनाबद्ध तरीके से पुलिस को विश्वास में लेकर विनोद के लिए जबरदस्त संदेह पैदा करने की चेष्टा की थी। वे टेलीफोन एक्सचेंज की इमारत में पहुंच गई। इंस्पेक्टर मनोज का विचार कितना ठीक। सचमुच उसके पास अप्राचित व्यवहार का कोई गहरा अर्थ हो सकता है। इसका किसी खास योजना के तहत किया गया हो। अगले ही पल, कम इन। डायरेक्टर वाधवा साहब, इंस्पेक्टर मनोज के घनिष्ठ मित्रों में से एक थे। मनोज को देखते ही वे कुर्सी से उठ खड़े हुए। हेलो मनोज, शुक्र है तुम्हारे काम में ही सही, मगर याद तो किया हमें। माफ़ करना, आजकल अपराधी
अपराधों या अपराधियों की संख्या इतनी बढ़ गई है, बस फुर्सत ही नहीं मिल पाती। तुम पुलिसियों के पास तो एक ही पेटेंट बहाना है जिसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। खैर, तुम्हारा काम हो गया है। तुम्हारे आगमन की सूचना हमें रिसेप्शन से मिल चुकी थी। अभी टेप रिकॉर्ड यहीं आ जाएगा, तुम रिकॉर्डिंग सुन लेना। थैंक यू। तभी एक व्यक्ति टेप रिकॉर्ड लिए कैबिन में आया। मिस्टर श्याम, इंस्पेक्टर मनोज को उस फोन की रिकॉर्डिंग सुनवा दीजिए। यस सर। और फिर सीधी टेप रिकॉर्ड से आवाज़ें निकलने लगी। डैडी, ओह आबा, बोलो बेटी, क्या बात है? डैडी, आपके आदमी ने ठीक समय पर पहुँचते तो अंधेरा कर दिया। मैंने भी अपने निर्देश अनुसार एक्टिंग की, मगर न जाने कैसे इंस्पेक्टर मनोज ताड़ गया। क्या मतलब? मतलब तो मैं कुछ नहीं विशेष नहीं कह सकती डैडी, मगर जाते समय इंस्पेक्टर मनोज ने जिस प्रकार का व्यवहार किया, उससे प्रतीत होता है कि उसे मेरी कहानी झूठी लगी है तथा विनोद के बारे में कहीं बातों पर तनिक विश्वास नहीं हुआ। वो चिंता न करो, बस इंस्पेक्टर से निपट लेंगे, आगे कहो। डैडी, मुझे आपकी एक शिकायत है। आपने राखी का कत्ल कर दिया, जबकि आपने आश्वासन दिया था कि उसे जान से नहीं मारोगे। वह जैसा भी था मेरा पति था। उसे एक दिन अपनी जान पर खेलकर मेरी बेटी की लाज बचाई थी। नाराज न हो मेरी गुड़िया, उसे कत्ल करना मेरी मजबूरी थी। कमबख्त ने काम ही ऐसा किया था। ज़रा होल्ड करें। क्या हुआ डैडी? कुछ गड़बड़ लगती है। काफ़ी देर तक टैप खाली घूमती रही। हेलो हवलदार वीर बहादुर, अब क्या कहते हो? आपने उस नागिन को उचित समय पर पहचान लिया सर। देश में विख्यात हुए हृदय विशेषज्ञ डॉक्टर शुक्ला एक निर्दयी हत्यारा निकलेगा, यह कोई सोच भी नहीं सकता था। तभी रिकॉर्डिंग फिर आवाज़ गूंजी। आबा, तुम्हारे घर पर नियुक्त मेरे आदमी ने सूचना दी है कि एक पुलिस वाला तुम्हारे घर पर नज़र रख रहा है। किरण, ज़रा होल्ड करो, मैं दूसरा फ़ोन पर मैसेज ले लूँ। कुछ देर पश्चात, आप बोलते क्यों नहीं डैडी? क्या हुआ? क्या गड़बड़ है? लगता है आबा कि इंस्पेक्टर मनोज ने षड्यंत्र का शिकार हुए हैं। हमें यह बातें फ़ोन पर कदापि नहीं करनी चाहिए। हमारा फ़ोन टैप हो रहा है। कट। और फिर रिसीवर आवाज़ उमड़नी बंद हो गई। यही है वह शख्स जिसकी पुलिस को सख्त ज़रूरत है, हृदय विशेषज्ञ डॉक्टर शुक्ला। ओह, कितनी विचित्र बात है डॉक्टर, जिसका धर्म मनुष्य का जीवन की रक्षा करना, वही नृसिंह हत्यारा। मैं सोच रहा हूँ पशु पक्षियों के शरीर में भीतर घातक विस्फोटक ऑपरेशन से रखना तो किसी सर्जर का ही काम हो सकता है। यह संदेह भी सच साबित हुआ। अच्छा हुआ, दुआ भी इजाज़त दो। मेरे विचार से ही इस कार्य में तुम्हें आगे भी जारी रखो। श्योर, मैं आइंदा इस नंबर पे आने वाले फ़ोनों को रिकॉर्ड करता रहूँगा। थोड़ी देर बाद जीप इंस्पेक्टर राखी के घर की ओर दौड़ी जा रही थी। तभी जीप में वाले सेट पर राम सिंह का संदेश मिला। सर, कुछ देर पूर्व डॉक्टर शुक्ला कार से यहाँ पहुँचे और आबा को लेकर यहाँ से चल पड़े। इस समय उस कार के पीछे राजा गार्डन की ओर जा रहे हैं। मैं मोटरसाइकिल से उनका पीछा कर रहा हूँ। ओवर। शाबाश, पीछा करते रहो। जब कार कहीं रुके तो मुझे इतला करना। ओवर। तभी बड़े विचित्र कौवे हैं सर, इनका सवर कितना तेज है। ओ खतरा, जीप रोको हवलदार। हवलदार ने तुरंत जीप रोक कर ब्रेक लगाए। बाहर कूद जाओ जल्दी। और अगले ही पल दोनों पानी में कूद पड़े और कौवे सीधे जीप से जाकर टकराए। हे ईश्वर। गोवा, ये वे कौवे न हुए हथगोले हुए, हमारी जीप से टकराते ही फट पड़े। मगर हम बेखबर रहे होते तो हमारा क्या अंजाम होता? निसंदेह ही अपराधी वही है जो जीप में का हुआ।
अपराधी ने हमारी जान लेने की चेष्टा की और बौखलाहट में उसकी यह हरकत दर्शाती है कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। और यकीनन अपराधी डॉक्टर शुक्ला है, पेशे से डॉक्टर, मगर असल में बेरहम कसाई। ओ कहीं हम पर पराजित नहीं हुए? ओह कहीं हम फिर से पराजित तो नहीं हुए? क्या मतलब? हमसे गलती हुई जो हमने राम सिंह से उस कार का नंबर नहीं पूछा जो डॉक्टर शुक्ला और आबा थी। दूसरी भूल यह हुई कि हमने अपनी जीप नष्ट हो जाने दी। हमें चाहिए था कि दोनों कौवों को हवा में नष्ट कर देते। इससे क्या होता सर? उफ, जब तक तुम्हें कोई बात विस्तार से न समझाई जाए तुम्हारे पल्ले क्यों नहीं पड़ती? तभी टैक्सी राजागढ़। जानते हो हवलदार वीर बहादुर, हम पर हमला क्यों किया गया? इसलिए कि राम सिंह डॉक्टर शुक्ला और आबा का पीछा कर रहा है। राम सिंह का वायरलेस से हमसे संपर्क करना, अर्थात हम जीप में लगे वायरलेस की सहायता से डॉक्टर शुक्ला और आबा की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे। अपराधी ने हमारी जीप नष्ट कर दी। इससे हमारा और राम सिंह का संबंध टूट गया, अर्थात अपराधी ने जो कुछ किया हमारा ध्यान डॉक्टर शुक्ला और आबा की ओर से हटा दिया। वो समझा। तभी सड़क के बीच में भीड़ कैसी? टैक्सी रोको ड्राइवर, शायद कोई दुर्घटना हुई है। इंस्पेक्टर मनोज ने, हवलदार वीर बहादुर ने जब करीब पहुंचे, राम सिंह, इस पर भी हमला किया गया है। यह बेहोश है, जिस्म पर 2 गोलियां के घाव हैं, रक्त काफी बह गया है। सर एम्बुलेंस व पुलिस जीप भी आ गई। कागज कदापि रामचंद्र ने चेतना खोने से पहले लिखने की चेष्टा की है। और इंस्पेक्टर मनोज ने कागज का टुकड़ा राम सिंह के हाथ से निकाला। विमल टावर, 7वीं मंजिल। तभी, अरे इंस्पेक्टर मनोज, आप यहाँ मौजूद हैं? शायद आपको इस घटना की सूचना पहले ही मिल चुकी थी। नहीं गुप्ता, यह मात्र इत्तेफाक था, हम यहाँ से गुजर रहे थे। ओह इंस्पेक्टर गुप्ता, हमारे साथ भी यही हादसा पेश आया जिसमें हमारी जीप नष्ट हो गई, इसलिए मुझे आपकी जीप चाहिए। आपकी जीप नष्ट हो गई? कुछ समझा नहीं इंस्पेक्टर मनोज। फिलहाल मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि आपको विस्तार से समझा सकूं, बस आपकी जीप ले जा रहा हूं। अच्छा भाई। इंस्पेक्टर मनोज की जीप स्टार्ट की और उसका रुख विमल टावर की ओर कर दिया। अजीब बात है, मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ा। लगभग 20 मिनट पश्चात इंस्पेक्टर मनोज जीप विमल टावर से थोड़ी दूर पर रुकी थी। मैं उस इमारत के भीतर जाऊंगा हवलदार वीर बहादुर, तुम इस स्थान पर इमारत पर नजर रखना। अगर आधे घंटे के भीतर लौट करना हो तो तुम वायरलेस सेट से हेडक्वार्टर इतला कर देना और पुलिस फोर्स के साथ 7वीं मंजिल पर रेड करना। यस सर। और कुछ देर बाद इंस्पेक्टर मनोज विमल टावर से लिफ्ट में प्रवेश हो गया। उसने लिफ्ट का प्रयोग 5वीं मंजिल तक किया और सीढ़ियों के रास्ते 7वीं मंजिल की ओर तक पहुंचा। यहाँ तो बहुत अंधेरा है। उसने पेंसिल टॉर्च से उसकी रोशनी एक बंद दरवाजे पर फेंकी। हाथ रखते ही दरवाजा खुल गया और मनोज दबे कदमों से भीतर। हाँ चलिए आओ। इंस्पेक्टर मनोज जानता था तुम अवश्य आओगे। अगले ही पल कमरे में उजाला हो गया। ओह विनोद, तुम यहाँ? हाँ बस इंस्पेक्टर मनोज, तुम्हारी ये हालत। तुम क्या डॉक्टर शुक्ला की कैद में थे? उसकी आवाज़ किसकी थी जो अभी सुनाई दी? ओह इंस्पेक्टर मनोज, यहाँ मेरे अतिरिक्त कोई नहीं। यहाँ एक टेप की आवाज़ थी। दरवाज़ा खुलते ही टेप रिकॉर्ड का स्विच दब गया जिसके आवाज़ गूंजी। तुमने सिस्टम से यह सेट किया हुआ था, लेकिन तुम्हारी हालत किसने की? मुझे जैसे अभी लोभी पापी की ऐसी ही सज़ा मिलनी चाहिए थी इंस्पेक्टर। मैंने कभी ने डॉक्टर शुक्ला के कहने पर अपने देवता तुल्य पिता का कत्ल कर डाला।
दुष्ट डॉक्टर ने मेरी आंखों के में लालच का ऐसा पर्दा डाल दिया था जिसे मैं अपने पिता की दौलत ही दिन रात सपने दिखाई देने लगे और मुझे ब्लैकमेल करके सारी दौलत हड़पना चाहता था। पर मैंने उसे कुछ न दूंगा। मैं मरूंगा अवश्य, पर वह भी जी न सकेगा। वो इसका मतलब राजू शंकर अपने नौकर की हत्या तुमने की थी? क्या कहा? उनकी भी हत्या कर दी? हाँ, वे हत्याएं तुमने नहीं की? नहीं इंस्पेक्टर, दुष्ट डॉक्टर ही होगा। तुम यहाँ से भाग जाओ। मेरे सीने में दिल के स्थान पर एक शक्तिशाली टाइम बम की घड़ी टिक टिक कर रही है। भागो, अपने प्राणों की रक्षा करो, बम फटने वाला है। अच्छा दोस्त, विदा। मुझे अफसोस है तुम्हारे साथ के लिए कुछ न कर सका। और मनोज इतना अवसर नहीं था कि भागकर प्राण बचाए जा सके, इसलिए वह खिड़की की ओर लपका और अगले ही पल मनोज पाइप पकड़कर तेजी से नीचे उतर गया। विनोद मिला भी तो 21 साल में। कितना खतरनाक प्रतिशोध है नीच डॉक्टर का। तभी बड़ाम, हे ईश्वर, पूरी 7वीं मंजिल तबाह हो गई। उस दुष्ट डॉक्टर द्वारा की गई नर्सिंग हत्या। वो निराश सा इंस्पेक्टर मनोज हवलदार वीर बहादुर के पास पहुंचा। आप सुकुशल लौट आए सर? इतना जबरदस्त विस्फोट हुआ था वहाँ? हाँ, विनोद मारा गया। दुष्ट डॉक्टर शुक्ला एक बार फिर मेरी आंखों में धूल झोंक गया। लेकिन यह सब कैसे हुआ सर? मैं कुछ सविस्तार बताऊंगा। फिलहाल जीप हेडक्वार्टर ले चलो। अपने कैबिन में पहुंचकर मनोज हवलदार वीर बहादुर को सारी घटना कह सुनाई। हे भगवान, उसने विनोद के सीने में टाइम बम फिट कर दिया। वह आदमी है या जल्लाद? मगर एक बात समझ में नहीं आई सर, जब विनोद बहुत पहले ही उसकी कैद में था तो उसने विनोद की हत्या क्यों नहीं की? कदाचित वह समझ चुका था विनोद अपनी दौलत उसके नाम न देगा और पुलिस को भी धोखा देने के लिए विनोद का इस्तेमाल करना अव्यर्थ था, क्योंकि डॉक्टर द्वारा और राजू के कत्ल कर दिए जाने के पश्चात विनोद पुलिस की नज़रों में संदिग्ध हो चुका था। अतः वे बेकार जानकर उसकी हत्या कर दी। बुरे काम का नतीजा बुरा होता है सर। विनोद ने सोचा होगा कि शुक्ला की मदद से अपने पिता की हत्या कर वह अपार दौलत का स्वामी बन जाएगा, मगर हुआ उल्टा। जिस दौलत के लिए उसने अपने पिता का खून किया था वह भी उसे न मिल सकी। शहर भर में अजीब गरीब हत्याएं हो रही थी। उसने सोचा उसके पिता की भी हत्याओं की श्रृंखला में मान लिया जाएगा, लेकिन बेचारा बाद में स्वयं अपने ही षड्यंत्र में फंस गया। अब समस्त स्थिति स्पष्ट है। वह रहस्यमय कातिल बेनकाब हो चुका है। तभी टिन, हेलो, मनोज स्पीकिंग। ओह गुड, वेरी गुड, मैं अभी पहुंचा। क्या हुआ सर? हमें तुरंत टेलीफोन एक्सचेंज पहुंचना होगा, एक महत्वपूर्ण कॉल रिकॉर्ड की गई है। थोड़ी देर पश्चात टेलीफोन डायरेक्टर वाधवा के कैबिन में। यह अच्छा हुआ डॉक्टर कि आपने स्वयं हमसे संपर्क किया। हमें तुम्हारे बारे में विवल टावर में विस्फोट के बारे में बहुत चिंतित थे। यह सब तो मैंने इंस्पेक्टर मनोज के खात्मे का षड्यंत्र रचा था, लेकिन मैं विनोद से भी छुटकारा पाना चाहता था। इंस्पेक्टर मनोज बच गया। खैर, उसे फिर निपट लूंगा। डॉक्टर, कल आपने हमारा एक महत्वपूर्ण काम करना है। बताओ कैसे संपर्क किया जा सकता है? पुराना किला। लेकिन काम क्या है? उसका परिश्रम क्या मिलेगा? हजूर, मैं समझ गया। शेष बातें आमने सामने हो तो अच्छा है। 1 करोड़, हम 2 करोड़ भी देंगे। परिश्रम मिलेगा 1 करोड़। कल भारतीय प्रधानमंत्री रामलीला मैदान ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। बस समझ लो तुम्हारा क्या काम करना है। ठीक है, बस मेहरबानी 2 बाज भी अपने साथ लिए आइएगा। बहुत अच्छा बात। खट खट।
वो तो हत्यारे ने अगला शिकार हमारे प्रधानमंत्री वाद हुआ। तुमने यह कॉल रिकॉर्ड करके देश के हित का एक महान कार्य किया। मैंने अपना फर्ज अदा किया है यार। हाँ, यह और बता दूं, डॉक्टर शुक्ला ने यह कॉल किसी पब्लिक बूथ पाकिस्तानी एम्बेसी में से की थी। उसके बाद मनोज डायरेक्टर वाधवा के वहाँ से विदा होकर हवलदार वीर बहादुर के साथ बाहर निकल गया। पाकिस्तान अर्थात विदेशी शक्ति जिसे भारत का हित करने में बेपनाह सुकून मिलता है, एक गद्दार डॉक्टर के कंधे पर बंदूक रखकर उसने कितना खतरनाक षड्यंत्र रचा है, उसका दुस्साहस कितना बढ़ गया है। सर, अगर वह षड्यंत्र का पर्दाफाश न होता तो कल बारूदीबाज प्रधानमंत्री की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद भी उन पर हमला बोल देते और ये सब देखते रह जाते। हाँ, मगर अब वह कल कभी नहीं आएगा। पुराने किले में पहुंचकर झाड़ियों के जीप छिपा दी और खुद भी छिप गई। सर, क्या हमें यहाँ पुलिस फोर्स बुला लेनी चाहिए? कदापि नहीं। अब मैं किसी सूरत में डॉक्टर को बचकर निकलने का अवसर नहीं देना चाहता। पुलिस के जमाव देखकर वह सतर्क हो जाएगा और हो सकता है वह हमारी आंखों में धूल झोंक कर फरार हो जाए। तभी एक कार पुराने किले की ओर आती दिखाई दी। हवलदार बहादुर, कदाचित यह वह कार है जिसमें पाकिस्तानी एम्बेसी का अधिकारी होगा। कार नंबर प्लेट भी पाकिस्तानी एम्बेसी की है। कार से एक व्यक्ति बाहर निकला जिसके हाथ में एक बड़ा सा सूटकेस था। यह पुराने किले के भीतर जा रहा है। मैं इसके पीछे जा रहा हूँ। मेरी जेब में पॉकेट ट्रांसमीटर है। आवश्यकता पड़ी तो तुरंत तुमसे संपर्क करूंगा। यस सर। उस व्यक्ति ने एक चट्टान घुमाते ही एक पत्थर हटा दिया और तहखाने की सीढ़ियां दिखने लगी। इंस्पेक्टर मनोज देख रहा था। मैं भी भीतर घुसूं और वह तहखाने में घुसा। वहां पर कमरे में प्रकाश दिख रहा है। भीतर मनोज ने भीतर झाँकाया। हेलो आबा, डॉक्टर कहाँ हैं? हेलो मिस्टर अहमद, डैडी अभी आते हैं। तभी डॉक्टर शुक्ला वहाँ पहुँचा। हेलो मिस्टर अहमद भाई, कैसे हो? वह 2 बाज ले आए ना? हाँ, बाज ले आया हूँ। यह लो। इसमें वे बेहोश हैं, बाज हैं। लेकिन डॉक्टर, तुम्हें जानबूझकर पुलिस के पीछे लगाना को अपने पीछे लगवाया है। जब तक हमारी सरकार तुम्हें करोड़ों रुपए देती है तो तुम्हें क्या जरूरत थी बेपनाह खतरा मोल लेकर शहर के रईसों को लाख लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए बटोरते रहो। दौलत अहमद, दौलत मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द संसार का सर्वाधिक धनवान बन जाऊँ। लेकिन डॉक्टर, इतनी दौलत बटोर कर तुम करोगे क्या? तुम्हें एहसास होगा ना चाहिए। इंस्पेक्टर मनोज जैसा शख्स तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। इसलिए बेहतर यही होगा कि कल भारतीय प्रधानमंत्री की हत्या करने के पश्चात तुम दौलत समेट कर हिंदुस्तान छोड़कर कहीं दूर बसो। अरे इंस्पेक्टर, तुम्हें ये इस कदर खतरनाक इंसान लगा, जबकि उसकी हैसियत मेरे सामने चींटी से ज़्यादा नहीं है। जब भी चाहूँ असल दूँ हूँ। देखते हैं डॉक्टर। यह तुम्हारा भ्रम है डॉक्टर। इंस्पेक्टर मनोज अशिस्तों में बड़े से बड़े अपराधियों खूब खाते हैं। मेरी समझ में यह नहीं आता तुमने राखी जैसे बदमाश व्यक्ति को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल ही क्यों किया, जिसकी बदौलत इंस्पेक्टर मनोज तुम तक पहुंचने का जरिया पा लिया। इस बात को तुम नहीं समझोगे अहमद। राखी ने मुझे पुराना हिसाब किताब चुकता करना था। जिसने मेरी खून सी मासूम बच्ची को इसके फ्रेम में फंसा कर उसे शादी कर ली, मगर उसके पश्चात जालिम ने मेरी बच्ची पर बहुत अत्याचार किए। मैं राखी को इन कृत्यों की सजा देना चाहता था, दे दी। खैर छोड़ो इन बातों को। तुम मेरी प्रयोगशाला से चलो। मैं इन बाजों को मस्तिष्क में तंतुओं को रासायनिक क्रिया द्वारा प्रभावित करके रिमोट कंट्रोल द्वारा संचालित करता हूँ और तत्पश्चात उनके जिस्मों में ऑपरेशन द्वारा अति विध्वंस या लघु बम्बों को पर्यालोपित करूँगा।
इस काम में आबा मेरी असिस्टेंट करेगी। क्यों बेटी? यह डैडी, आप जानते हैं कि आपकी बेटी इस कार्य में जादू योग्यता हासिल है। आप प्रयोगशाला में चलिए, मैं 2 इलेक्ट्रॉनिक बम लेकर वहाँ पहुँचती हूँ। समझ गया। बारूदी पशु पक्षियों में अपराधी के निर्देश स्थान तक कैसे पहुँच जाते हैं? रिमोट कंट्रोल द्वारा। तुम्हारे द्वारा इजाद की गई यह प्रगति कितनी आश्चर्यजनक है। इसे पशु पक्षियों को बारूदी और विस्फोटक बनाकर किसी को कहीं भी मौत के आगोश में सुलाया जा सकता है। कल 15 अगस्त के दिन जब भारत के प्रधानमंत्री महोदय बेहद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के भीतर लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रीय को संबोधित कर रहे होंगे, तब आकाश में मंडराते हुए 2 बाज हवा में कल्लाबाजी खाते हुए उतरेंगे और पलक झपकते ही माननीय राष्ट्रपति के जिस्म से टकरा जाएंगे और फिर हा। ये कितने खतरनाक मंसूबे इनके। अगले ही पल हवलदार, रेडी एक्शन। मैं समझ गया सर, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। इत्तेफाक ही कहिए कि एक गश्ती पुलिस दल इधर गुजर रहा था और मैंने उसे रोक लिया और फिर इंस्पेक्टर मनोज अंदर आ गया है। हैंड्स अप बेबी, तुम्हारा एक भी गलत हरकत तुम्हें जहन्नुम पहुंचा देगी। ओ इंस्पेक्टर मनोज, हे भगवान, यानी सब कुछ खत्म होने वाला है। ओ डैडी को कितनी बार समझाया था, थोड़े बहुत सुरक्षा गार्ड रख लो, मगर धन्यवाद मैडम, डर के आपने इतना तो बता दिया कि अड्डे पर गार्ड नहीं है। बहरहाल अगर होते भी तो उनका बस नहीं चलता, क्योंकि पुलिस ने इस अड्डे को चारों ओर से घेर लिया है। अब बच निकले। तभी आबा ने कंधे पर लटके झोले से एक बम निकाला चाहा, लेकिन मनोज सतर्क था। कहना था ना बेबी, कोई हरकत मत करना। इधर प्रयोगशाला में यह गोली की आवाज कैसी थी, आओ देखते हैं। अगले ही पल लेकिन जैसे ही बाहर निकल, आओ डॉक्टर, तुम्हारा स्वागत है। इंस्पेक्टर मनोज, तुम्हारा खेल खत्म हुआ डॉक्टर, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। मेरे साथ चुपचाप बाहर निकलो, पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दो। डॉक्टर ने पलक झपकते ही अपना रिवॉल्वर निकाल लिया। नहीं इंस्पेक्टर मनोज, डॉक्टर शुक्ला ऐसे ही आज़ाद परिंदा है जिसे कोई भी पिंजरे में बंद नहीं कर सकता। धाएं डैडी, मैं आ रही हूँ आपके पास। और इसी के साथ आबा ने भी स्वयं को गोली मार ली और पिता की लाश पर गिर कर दम तोड़ दिया। सब कुछ खत्म। खुद को जिंदा मौत कहने वाले अंत में मौत का उपहार मिला। भागने का कोई चारा न देख अहमद स्वयं को आत्मसमर्पण कर दिया। तब मनोज ने हवलदार बहादुर को संपर्क किया। भीतर प्रवेश करो हवलदार, एम्बुलेंस का प्रबंध करवा लेना। 2 लाशें भीतर पड़ी हैं, हमारा मिशन पूरा हुआ। बधाई हो सर, अभी पहुंचता हूं। अगले दिन अखबारों की सुर्खियों में प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश और जिंदा मौत के कारनामे के बारे में विस्तार से छपा था। इंस्पेक्टर मनोज ने प्रधानमंत्री की जान बचाई। और फिर पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में, बधाई हो मनोज। थैंक यू सर, मेरे जीवन में स्मरणीय केस होगा जिस पर मैंने अथाह परिश्रम करना पड़ा, मगर अफसोस यह रहा कि डॉक्टर शुक्ला और आबा मृत हो जाने से बहुत बड़ा रहस्य उजागर नहीं हो सकी। कोई फर्क नहीं पड़ता मनोज बेटे। हाँ, एक खुशी की बात और है, प्रधानमंत्री महोदय ने स्वयं तार द्वारा तुम्हें इस सफलता की बधाई भेजी है। यह देखो, उसके द्वारा कर्तव्यनिष्ठ योग्य कुकरात पुलिस इंस्पेक्टर को आज दोपहर मुलाकात करने के लिए बुलाया है। ओह सचमुच, मेरे जीवन का एक सुनहरा समय। वाह। समाप्त दोस्तों।